नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम उन शब्दों की दुनिया में उतर रहे हैं जो सत्ता और शासन की भाषा तय करते हैं। हाँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो औजार हैं जिनसे सरकारें चलती हैं, बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं और कभी-कभी हमारा भविष्य भी तय होता है। तो आज का हमारा मकसद है आई अक्षर से शुरू होने वाले ऐसे ही कुछ प्रशासनिक शब्दों के कोड को तोड़ना। नमस्कार। और ये कोड तोड़ना जरूरी भी है, हाँ। क्योंकि ये शब्द अक्सर सरकारी दस्तावेजों और दफ्तरों की फाइलों में आप कह सकती हैं बंद रहते हैं। और आम आदमी के लिए इनका मतलब समझना एक चुनौती बन जाता है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हें सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये शब्द असल में काम कैसे करते हैं। हमने इन्हें कुछ समूहों में बांटा है ताकि बातचीत को एक सिरा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं उन शब्दों से जो सीधे सीधे किसी व्यक्ति, उसके पद और उसकी योग्यता से जुड़े हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी व्यवस्था लोगों से ही बनती है और चलती है। तो एक शब्द जो हम चुनाव के वक्त बहुत सुनते हैं, इनकम्बेंट, यानी पदस्थ या पदधारी। सुनने में तो सरल लगता है, लेकिन इसका प्रशासनिक महत्व क्या है? देखिए, इसका महत्व बहुत गहरा है। इनकम्बेंट वो व्यक्ति है जो वर्तमान में किसी पद की शक्ति और जिम्मेदारियों को धारण करता है। अच्छा। जैसे इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर या किसी दफ्तर में इनकम्बेंट डायरेक्टर। ये शब्द सिर्फ ये नहीं बताता कि कुर्सी पर कौन बैठा है, बल्कि ये भी बताता है कि उस पद से जुड़ी सारी जवाबदेही उसी व्यक्ति की है। उसी व्यक्ति की है। सारी उम्मीदें और सारी आलोचनाएं सब उसी की तरफ होती हैं। अच्छा, तो ये सब एक पहचान नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का प्रतीक है। लेकिन क्या कोई इनकम्बेंट हमेशा उस पद पर बने रहने के योग्य होता है? यहीं पर एक और शब्द आता है, इनएलिजिबल, यानी अपात्र। ये कैसे काम करता है? क्या कोई पद पर बैठा व्यक्ति भी अपात्र हो सकता है? एक बहुत दिलचस्प सवाल है। इनएलिजिबल का मतलब है किसी पद या लाभ के लिए जरूरी शर्तों को पूरा न करना। और हाँ, एक इनकम्बेंट भी दोबारा उस पद के लिए इनएलिजिबल हो सकता है। अच्छा। मान लीजिए किसी पद के लिए आयु सीमा 60 वर्ष है और इनकम्बेंट अधिकारी 60 का हो गया, तो वो दोबारा नियुक्ति के लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। ठीक है। या फिर अगर उस पर भ्रष्टाचार का कोई गंभीर आरोप साबित हो जाए, तो नियमों के तहत उसे इनएलिजिबल घोषित किया जा सकता है। तो ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पद पर सही व्यक्ति ही रहे। बिल्कुल। इसी कड़ी में एक और शब्द है जो मैंने सुना है, आइसोलेटेड पोस्ट, एकल पद। ये सुनने में थोड़ा अकेला सा लगता है। और ये होता भी वैसा ही है। प्रशासनिक ढांचे में आइसोलेटेड पोस्ट एक ऐसा पद है जिसका कोई तय प्रमोशन चैनल नहीं होता। मतलब उस पद पर बैठे व्यक्ति के लिए उसी विभाग में ऊपर जाने का कोई सीधा परिभाषित रास्ता नहीं होता। ये पद अक्सर किसी विशेष तकनीकी या विशेषज्ञता वाले काम के लिए बनाए जाते हैं, जहां बस एक ही विशेषज्ञ की जरूरत होती है। तो उस पद पर काम करने वाले के करियर का क्या होता है? ये तो एक तरह का ठहराव लग सकता है। हाँ, ये एक चुनौती हो सकती है। ऐसे पदों पर काम करने वालों को अक्सर दूसरे विभागों में या उच्च पदों के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता है। ये दिखाता है कि प्रशासनिक संरचना सिर्फ ऊपर से नीचे का एक पिरामिड नहीं है, इसमें ऐसी कई जटिलताएं भी हैं। इसी समूह में एक आखिरी शब्द है, इनवैलिड, जिसके दो मतलब हैं, अशक्त और अविधि मान्य। ये दोनों तो एक दूसरे से बहुत अलग हैं। जी, और संदर्भ भी बताता है कि किस अर्थ का इस्तेमाल हो रहा है। पहला अर्थ स्वास्थ्य से जुड़ा है। जब किसी कर्मचारी को गंभीर बीमारी या चोट के कारण स्थायी रूप से काम करने में असमर्थ घोषित कर दिया जाता है, तो उसे इनवैलिड कहा जाता है। और उसे इनवैलिड पेंशन मिल सकती है। हाँ, उसे इनवैलिड पेंशन दी जा सकती है। और दूसरा अर्थ पूरी तरह से कानूनी है। जब कोई अनुबंध, चुनाव या कोई आधिकारिक कार्यवाही नियमों का पालन नहीं करती, तो उसे इनवैलिड यानी अविधि मान्य या अमान्य घोषित कर दिया जाता है। मतलब कानूनी तौर पर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो हुई लोगों और पदों की बात, लेकिन कोई भी अधिकारी बिना संसाधनों के काम नहीं कर सकता। सही बात है। यानी पैसा और सामान। यहीं से हमारी बातचीत का अगला सिरा जुड़ता है, जो सीधे खरीद फरोख्त और वित्त की दुनिया से जुड़ा है। हाँ, और ये वो दुनिया है जहां हर कदम पर नियमों और प्रक्रियाओं का एक जाल बिछा होता है। तो इस प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? मान लीजिए एक दफ्तर को 10 नए कंप्यूटर चाहिए। पहला कदम क्या होगा? पहला कदम होगा एक इंडेंट तैयार करना। इंडेंट या मांग पत्र एक औपचारिक अनुरोध है। एक तरह की शॉपिंग लिस्ट। हाँ, आप इसे विभाग के अंदर की एक शॉपिंग लिस्ट की तरह समझ सकती हैं, जिसे सक्षम अधिकारी से मंजूरी लेनी पड़ती है। ये बताता है कि क्या चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए और क्यों चाहिए। ये सरकारी खर्च पर नियंत्रण का पहला बिंदु है।
ठीक है, तो इंडेंट पास हो गया, कंप्यूटर आ गए, अब भुगतान की बारी। यहाँ इनवॉइस यानी बीजक का क्या रोल है? लोग अक्सर इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सरल सा फर्क है। इंडेंट एक अंदरूनी मांग है जो खरीद प्रक्रिया शुरू करती है। इनवॉइस एक बाहरी कानूनी दस्तावेज है जो सप्लायर भेजता है। अच्छा, बिल। जी, ये एक बिल है जिस पर लिखा होता है कि क्या सामान दिया गया, उसकी कीमत क्या है और कितना भुगतान करना है। बिना वैध इनवॉइस के सरकारी खजाने से भुगतान नहीं हो सकता। अच्छा, तो एक मांग है और दूसरा उस मांग का बिल। जी। सामान आ गया, बिल का भुगतान हो गया। अब उस सामान का क्या होता है? उसे विभाग की इन्वेंट्री में दर्ज किया जाता है। इन्वेंट्री यानी माल सूची। हाँ, माल सूची ये विभाग की सभी संपत्तियों का एक विस्तृत रिकॉर्ड है। हर कंप्यूटर पर एक नंबर लगाया जाएगा और उसे रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा। ये जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। कल को अगर कोई कंप्यूटर गायब हो जाता है तो इन्वेंट्री से ही उसका पता लगाया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक और शब्द आता है जो सुनने में बहुत भारी भरकम लगता है, इंडेमनिटी बॉन्ड, क्षतिपूर्ति बंध पत्र। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत जोखिम को कम करने के लिए पड़ती है। इंडेमनिटी बॉन्ड एक तरह की गारंटी है। गारंटी? हाँ, मान लीजिए सरकार किसी ठेकेदार को कोई संवेदनशील काम सौंप रही है, तो सरकार कह सकती है कि आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड पर हस्ताक्षर करें कि अगर आपके काम से सरकार को कोई वित्तीय नुकसान हुआ तो आप उसकी भरपाई करेंगे। तो ये एक सुरक्षा कवच है। बिल्कुल, ये एक सुरक्षा कवच है जो सुनिश्चित करता है कि नुकसान की स्थिति में सरकारी पैसे की वसूली हो सके। और अगर वसूली ना हो पाए तो? तब उस राशि को इररिकवरेबल यानी न वसूल मान लिया जाता है। अच्छा। ये एक तरह से आधिकारिक तौर पर ये स्वीकार करना है कि ये पैसा अब वापस नहीं आने वाला। इसे बट्टे खाते में डालना भी कहते हैं। इसी खरीद प्रक्रिया में एक और शब्द है इंडिजिनस स्टोर्स यानी देशी माल। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक शब्द है या इसके पीछे कोई बड़ी सोच है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी आर्थिक और राजनीतिक सोच है। इसका मतलब है वो सामान जो देश के भीतर बना हो। सरकार अपनी खरीद नीतियों में अक्सर इंडिजिनस स्टोर्स को प्राथमिकता देती है। मकसद है स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और आयात पर निर्भरता कम करना। मेक इन इंडिया जैसी नीतियां इसी सोच का नतीजा है। लेकिन क्या इससे कभी-कभी गुणवत्ता या कीमत पर समझौता नहीं करना पड़ता? ये एक वाजिब बहस है और कभी-कभी ऐसा हो सकता है। इसीलिए नियमों में एक संतुलन बनाया जाता है ताकि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा भी मिले और सरकार को अपने पैसे का सही मूल्य भी। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे लोग और संसाधन मिलकर एक व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन इस व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं, जांच और निर्देश भी होते हैं। ये हमारी चर्चा का तीसरा समूह है। यहाँ कुछ शब्द हैं जो अक्सर एक साथ आते हैं और कंफ्यूजन पैदा करते हैं: इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेट। हाँ, ये तीनों शब्द जांच पड़ताल से जुड़े हैं, लेकिन इनके स्तर और मकसद में बहुत बड़ा अंतर है। तो चलिए एक काल्पनिक स्थिति बनाते हैं। मान लीजिए एक सरकारी इमारत के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल होने की शिकायत आती है। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एक इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण टीम भेजी जाएगी। इंस्पेक्शन एक सामान्य और आप कह सकते हैं अक्सर रूटीन जांच होती है। टीम मौके पर जाएगी, देखेगी कि काम नक्शे के हिसाब से हो रहा है या नहीं, सामग्री की गुणवत्ता ऊपरी तौर पर कैसी है। तो बस ये देखना कि पहली नजर में कुछ गड़बड़ है या नहीं। बिल्कुल। और अगर इंस्पेक्शन में कुछ गड़बड़ मिलती है तो? तब एक औपचारिक इन्वेस्टिगेशन यानी अनुसंधान शुरू होगा। अच्छा। इन्वेस्टिगेशन एक गहरी और विस्तृत खोजबीन है। इसका मकसद सिर्फ गड़बड़ी देखना नहीं, बल्कि सच का पता लगाना, सबूत इकट्ठा करना और जिम्मेदार लोगों की पहचान करना है। इसमें फाइलों की जांच होगी, सैंपल लैब में भेजे जाएंगे और गवाहों के बयान लिए जाएंगे। तो फिर इंटरोगेट यानी पूछताछ करना, ये कहाँ आता है? इंटरोगेट इसी इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है, एक टूल है। जब जांच टीम को किसी ठेकेदार या इंजीनियर पर शक होता है तो उससे व्यवस्थित तरीके से सवाल जवाब किए जाते हैं ताकि जानकारी निकाली जा सके। अच्छा। तो हम कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन एक रूटीन चेकअप है, इन्वेस्टिगेशन एक सर्जरी है और इंटरोगेट उस सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाला एक खास औजार है। ये बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझाया आपने। इसी प्रक्रिया में एक और शक्तिशाली शब्द है इंजंक्शन, निषेधाज्ञा। हम खबरों में सुनते हैं कि अदालत ने किसी प्रोजेक्ट पर इंजंक्शन लगा दिया। असल में ये होता क्या है? इंजंक्शन न्यायपालिका का एक बहुत शक्तिशाली आदेश है जो किसी व्यक्ति या संस्था को कोई खास काम करने से रोकता है। हमारे उदाहरण में
अगर कोई नागरिक समाज संस्था अदालत में ये साबित कर दे कि उस इमारत के निर्माण से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो अदालत मामले का अंतिम फैसला आने तक निर्माण पर इंजंक्शन यानी रोक लगा सकती है, ताकि और नुकसान ना हो। जी, ये यथास्थिति बनाए रखने का एक तरीका है। और इस पूरी प्रक्रिया को चलाने के लिए इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश और इशू यानी जारी करना, इन शब्दों का क्या महत्व है? ये प्रशासनिक संचार की रीढ़ हैं। इंस्ट्रक्शन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को दिए गए आदेश होते हैं कि कोई काम कैसे किया जाए, और इशू का मतलब है किसी आदेश, सर्कुलर या नोटिस को आधिकारिक तौर पर जारी करना। इनके बिना तो कोई काम आगे ही नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं। और इसी से जुड़ा एक और शब्द है इनसबऑर्डिनेशन। अनधीनता। जी, अनधीनता। इसका सीधा मतलब है अपने वरिष्ठ अधिकारी के वैध आदेश को मानने से इनकार करना। ये एक गंभीर अनुशासनहीनता है और इस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो हमने प्रक्रियाओं और नियमों की बात की, लेकिन कोई भी प्रक्रिया या नियम तभी कारगर होता है जब उसे लागू करने वाले लोगों में कुछ खास गुण हों। हाँ, ये हमें हमारे चौथे समूह की ओर ले जाता है, अवधारणाएं, गुण और विचार। हाँ, ये अमूर्त शब्द है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ठोस होता है। और इसकी शुरुआत एक बहुत बड़े और महत्वपूर्ण शब्द से करते हैं, इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठा। प्रशासनिक सेवा में इसका क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ रिश्वत न लेने तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। इंटेग्रिटी सिर्फ वित्तीय ईमानदारी से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है नैतिक सिद्धांतों पर दृढ़ रहना, तब भी जब कोई देख न रहा हो। एक अधिकारी के लिए इसका मतलब है बिना किसी पक्षपात, लालच या दबाव के केवल नियमों और जनहित के अनुसार निर्णय लेना। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी तो आती होगी। कई बार नियम इतने सख्त होते हैं कि वे आम आदमी की मदद करने में बाधा बन जाते हैं। उस वक्त एक अधिकारी क्या करे? नियम का पालन करे या जनहित देखे? आपने बिल्कुल सही दुविधा की ओर इशारा किया है। यही इंटेग्रिटी की असली परीक्षा है। एक सच्चा सत्यनिष्ठ अधिकारी नियमों के दायरे में रहते हुए ही आम आदमी की मदद का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा। वो नियमों को ढाल बनाकर अपनी जिम्मेदारी से भागेगा नहीं। यह बहुत ही बारीक संतुलन है। ये एक बहुत अहम फर्क है। अब दो शब्द जो सुनने में बहुत समान लगते हैं, इनकॉम्पिटेंसी यानी अक्षमता और इनएफिशिएंट यानी अदक्ष, इनमें क्या अंतर है? इनमें एक बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। इनकॉम्पिटेंसी का मतलब है किसी काम को करने के लिए जरूरी ज्ञान या कौशल का ही ना होना, व्यक्ति उस काम के लिए सक्षम ही नहीं है। जबकि इनएफिशिएंट का मतलब है कि व्यक्ति में क्षमता तो है, लेकिन वो समय, ऊर्जा या संसाधनों का सही इस्तेमाल करके नतीजा नहीं दे पा रहा है। अच्छा, एक इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति काम कर ही नहीं सकता, जबकि एक इनएफिशिएंट व्यक्ति काम तो करता है, पर बहुत खराब तरीके से। लेकिन क्या प्रशासनिक हलकों में किसी को इनएफिशिएंट बताकर उसे धीरे धीरे इनकॉम्पिटेंट साबित करने का एक तरीका भी इस्तेमाल नहीं किया जाता? मतलब ये एक राजनीतिक औजार भी हो सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर और व्यावहारिक बात है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। किसी अधिकारी को जानबूझकर ऐसे काम देना जिसमें वो अच्छा नहीं है, या उसे जरूरी संसाधन न देना और फिर उसे इनएफिशिएंट घोषित कर देना, ये सत्ता के खेल का हिस्सा हो सकता है। तो इसीलिए प्रदर्शन का मूल्यांकन पारदर्शी होना चाहिए। बिल्कुल, वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी। बिल्कुल। अब दो और शब्द जो दलीलों और दस्तावेजों में बहुत मायने रखते हैं, इनकंसिस्टेंट और इररेलेवेंट। जब किसी के बयानों या किसी रिपोर्ट में विरोधाभास होता है, यानी एक बात दूसरी बात को काटती है, तो उसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब अदालत में वकील इसी इनकंसिस्टेंसी को ढूंढते हैं ताकि गवाह की बात को कमजोर साबित कर सकें। और इररेलेवेंट का मतलब है असंबद्ध, यानी ऐसी कोई बात या तथ्य जिसका चल रहे मामले से कोई लेना देना ही ना हो। तो एक मजबूत मामला वही है जो पूरी तरह से कंसिस्टेंट और रेलेवेंट तथ्यों पर आधारित हो। बिल्कुल सही। बहुत दिलचस्प। अब हम अपने अंतिम समूह पर आते हैं, जिसमें कुछ विविध और लैटिन शब्द हैं। चलिए, जो किसी खास श्रेणी में नहीं आते लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस शब्दावली के बचे हुए औजारों को भी देख लेते हैं। एक शब्द है इंटरिम, अंतरिम। हम सुनते हैं अंतरिम बजट, अंतरिम राहत। इसका क्या मतलब है? इंटरिम का सीधा सा मतलब है अस्थायी या स्थायी व्यवस्था होने तक के लिए एक काम चलाऊ समाधान। अंतरिम बजट तब आता है जब चुनाव नजदीक हो और नई सरकार बनने तक देश का खर्च चलाने की व्यवस्था करनी हो। और अंतरिम राहत?
इसी तरह किसी मामले में अंतिम फैसला आने से पहले अदालत पीड़ित को तात्कालिक मदद के तौर पे इंटरिम रिलीफ दे सकती है। लेकिन क्या कभी-कभी ये इंटरिम व्यवस्था ही स्थायी नहीं हो जाती? हाँ, बिल्कुल। भारतीय व्यवस्था में इसे जुगाड़ भी कह सकते हैं, जो कभी-कभी बहुत लंबा चल जाता है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से इंटरिम हमेशा अस्थायी ही होता है। अगला एक लैटिन वाक्यांश है जो मुझे हमेशा बहुत आकर्षक लगता है, इप्सो फैक्टो, यथा तथ्यतः। इसे सरल बनाएं। इप्सो फैक्टो का मतलब होता है उस तथ्य के कारण ही या अपने आप ही। ये एक ऐसी स्थिति है जहां एक घटना के होने से दूसरा परिणाम अपने आप कानूनन लागू हो जाता है। अलग से कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं होती। कोई उदाहरण? जैसे अगर नियम है कि कोई सजा याफ्ता व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, तो जैसे ही किसी विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, वो इप्सो फैक्टो यानी अपने आप ही सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का ऑटोमेटिक कानूनी परिणाम है। बिल्कुल। एक और शब्द है इन परपेचुइटी, सदैव के लिए। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई चीज हमेशा के लिए की जाती है। जैसे कोई जमीन किसी ट्रस्ट को इन परपेचुइटी दान दी गई है, तो उसका मतलब है कि वो हमेशा उसी ट्रस्ट की रहेगी। ये एक बहुत ही स्थायी और मजबूत कानूनी स्थिति को दर्शाता है। और अंत में 2 शब्द जो रोजमर्रा के काम में बहुत आते हैं, आइटिनरी और आइटम वाइज। आइटिनरी किसी भी अधिकारी के दौरे का विस्तृत कार्यक्रम होता है, कब, कहाँ, किससे मिलना है, सब कुछ। और सरकारी दौरों में इस आइटिनरी से 1 मिनट भी इधर-उधर होना एक छोटे-मोटे संकट को जन्म दे सकता है। और आइटम वाइज? आइटम वाइज का मतलब है किसी सूची के हर एक बिंदु पर अलग-अलग विचार करना। जैसे किसी मीटिंग के एजेंडा पर आइटम वाइज चर्चा होती है, ताकि कोई भी मुद्दा छूट ना जाए। बहुत खूब। तो आज हमने आई अक्षर से शुरू होने वाले कई प्रशासनिक शब्दों के कोड को तोड़ने की कोशिश की, और ये साफ है कि ये सिर्फ अक्षर नहीं बल्कि पूरी प्रक्रियाओं, नियमों और अवधारणाओं को अपने में समेटे हुए हैं। सही बात है। इन शब्दों को जानना सिर्फ सामान्य ज्ञान बढ़ाना नहीं है, ये एक तरह से उस भाषा को समझना है जिसमें देश के फैसले लिखे जाते हैं। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। प्रशासनिक शब्दावली का उद्देश्य सटीकता लाना होता है, लेकिन इसकी जटिलता कई बार इसे आम लोगों की पहुंच से दूर कर देती है। इस भाषा और लोगों के बीच की दूरी को कम करना बहुत जरूरी है। यह जानना कि किस शब्द का क्या सटीक मतलब है, किसी भी जागरूक नागरिक के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तभी वो व्यवस्था से सही सवाल पूछ सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन हमेशा की तरह हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जा रहे हैं। जरूर। आज हमने इन शब्दों के स्थापित अर्थों पर बात की, लेकिन ये सोचना दिलचस्प है कि भविष्य में तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समाज के बदलने के साथ प्रशासनिक भाषा का स्वरूप कैसा होगा। क्या ये और सरल और सुलभ होगी, या फिर नई तकनीकी जटिलताओं के साथ इसमें नए शब्द जुड़ जाएंगे? और भाषा की ये यात्रा शासन और आम नागरिक के रिश्ते को कैसे प्रभावित करेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।